नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम बात कर रहे थे मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र की, अध्याय 24, और हमारा पाठ जो है वो पूरा हो गया था। आज हमने करने थे अभ्यास प्रश्न और हमने पाठ का दोहरान भी कर लिया था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि जो ब्लड है वो दो पार्ट में होता है, प्लाज्मा और रक्ताणुओं में। प्लाज्मा 55% होते हैं और रक्ताणु 45% होते हैं। और साथ ही हमने दिल के रोगों की बात भी की थी, है ना, कि किस तरह से जो दिल है बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे शरीर में धमनियों के द्वारा पूरे अंगों में रक्त पहुंचाता है और शिराएं जो हैं अशुद्ध रक्त को लेकर के और हृदय में आती हैं, है ना। इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। हमने लसिका तंत्र के बारे में बात की थी। तो आज हम जो हैं इसके अभ्यास प्रश्न शुरू करेंगे। मानव के हृदय की उत्पत्ति होती है तो आपको शुरू में बताया गया था कि मीजोडर्म से जो है इसकी उत्पत्ति होती है। फिर रक्त क्या है? एक उत्तक है, एक उत्तक नहीं है, तरल अधात्री उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है ना। उत्तक तो है लेकिन तरल संयोजी उत्तक है। अधिक ऊंचाई पर मनुष्य के रक्ताणु में क्या होती है? तो अधिक ऊंचाई पर जो है मनुष्य के रक्ताणुओं की संख्याओं में वृद्धि हो जाती है। हृदय में संकुचन प्रारंभ होता है, हमारे दाएं आलिंद से संकुचन प्रारंभ होता है। फिर रक्त का थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? तो आपको पता है कि थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निलय संकुचन किसके नियंत्रण में होता है? तो बात की थी हमने SAN की, साइनो ऑरिकुलर नोड की, तो उसी से ही वो नियंत्रित होता है। रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक आयन है कैल्शियम आयन, रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक हैं आपके क्लॉटिंग के लिए। फिर लसिका का क्या कार्य है? तो लसिका क्या करता है? अंतराली जो द्रव होता है उसको वापस करता है, किसको? रुधिर को। ठीक है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सामान्यतः होता है, आपसे बात की थी 120/80। अब है अतिलघुत्रात्मक। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो आपको बताया गया था कि लाल रुधिर कणिकाएं जो हैं वो बोन मैरो में उनका निर्माण होता है। बोन मैरो यानी हमारी जो हड्डियां होती हैं उसके अंदर जो मज्जा होती है ना, उसके अंदर जो गूदा होता है वो, उसमें क्या होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण वयस्क मनुष्य में होता है। ठीक है। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक प्रोटीन जो है वो है आपके फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये दो प्रोटीन्स जो है ये रक्त स्कंदन के लिए यानी क्लॉटिंग के लिए आवश्यक होते हैं। किस रुधिर समूह के व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है? तो आपको बताया गया था कि रुधिर समूह A, रुधिर समूह B और रुधिर समूह O, ये तीनों किसको दे सकते हैं? AB को दे सकते हैं। सही है। इसका मतलब आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है। हाँ, मुझे समझ में आ रही है, ऐसा नहीं है, मैं कैमरे के इधर हूँ तो भी मुझे पता चल रहा है कि आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है ना। तो यानी कि सबसे लेने वाला कौन है? रक्त समूह AB, है ना। गति निर्धारक किसे कहते हैं? तो SAN जो होता है, साइनो ऑरिकुलर नोड जो होता है, वो गति निर्धारक का कार्य करता है। यानी हमारी जो धड़कन है वो 72 से 80 प्रति मिनट होती है। ज़्यादातर 72 ही कहा जाता है, पर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाता है। हृदय चक्र किसे कहते हैं? तो हृदय के एक स्पंदन से लेकर के और दूसरे अगले स्पंदन प्रारंभ होने तक जो भी निरंतर क्रम में परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हृदय चक्र कहलाता है। किस रुधिर समूह के व्यक्ति को सार्वत्रिक दाता कहते हैं, यानी देने वाला? तो A वाला किससे ले सकता है? O से ले सकता है, A से ले सकता है। B वाला O से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है। AB वाला सबसे ले सकता है यानी O से भी ले सकता है। तो O क्या हुआ? सबको देने वाला। O एक ऐसा रक्त समूह है जो सभी रक्त समूहों को अपना रुधिर दे सकता है, क्लॉटिंग नहीं होती है। तो सार्वत्रिक दाता कौन हुआ? O रुधिर समूह। प्लाज्मा किसे कहते हैं? तो रुधिर में दो पार्ट होते हैं, आपको बताया गया था, प्लाज्मा और रक्ताणु, है ना। तो प्लाज्मा जो है वो 55% होता है। तो रुधिर के जो तरल भाग है ना, वो क्या होता है आपका? बाकी तो कणिकाएं हैं। रक्ताणु क्या है? रक्ताणु आपके कणिकाएं हैं, है ना। रक्ताणु क्या है? कणिकाएं हैं।
और ये तरल भाग कौन सा है? प्लाज्मा। तो तरल भाग की जब बात करते हैं, ये तरल भाग है ना, ये 55% होता है और ये होते हैं 45%। ठीक है। इरिस्टोब्लास्टिस फिटेलिस किसे कहते हैं? तो जब हमने RH कारक की बात की थी कि लिंडेस्टर और वीनस ने जब ये पता किया था रीसस मंकी के उसमें कि जो RH कारक होता है ना, अगर वो किसी के ब्लड समूह में होता है, ब्लड ग्रुप में होता है तो पॉजिटिव कहलाता है और अगर नहीं होता है तो नेगेटिव कहलाता है। तो यदि कोई ऐसी महिला है जिसके अंदर जो RH जो है पॉजिटिव ब्लड सेल्स हैं, है ना, और बच्चे की जो ब्लड सेल्स हैं वो नेगेटिव हैं, या महिला की नेगेटिव है और बच्चे की पॉजिटिव है ना, गर्भस्थ शिशु की एंटी RH एंटीबॉडी है ना गर्भधारण की स्थिति में, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि शिशु के साथ जो रक्ताणु होते हैं उसका लयन कर देते हैं ना, गर्भस्थ शिशु के रक्ताणु का क्या हो जाता है? लयन हो जाता है, यानी उनका आपस में क्लॉट्स बन जाते हैं ना। इस गर्भस्थ शिशु का, नवजात शिशु के इस घातक रोग को क्या बोला जाता है? इरिस्टोब्लास्टोसिस फिटेलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता, हिंदी में इसको बोलते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। ठीक है। तो इसके बाद है आपका दोहरा रक्त परिसंचरण को परिभाषित कीजिए। तो दोहरा रक्त परिसंचरण की जब हम बात करते हैं तो एक पूर्ण परिसंचरण के पश्चात रक्त हृदय में 2 बार गुजरता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण कहते हैं। यानी यहाँ से लेफ्ट में क्या आ रहा है? लेफ्ट साइड में आपका जो है अशुद्ध रुधिर जो है कहाँ आता है? आपका आलिंद में, दाएं आलिंद में आता है और उसके बाद वो कहाँ चला जाता है? उसके बाद फुफ्फुस जो है उसमें शुद्ध होने चला जाता है ना, और फिर वापस वो आता है यहाँ पर आपके दाएं आलिंद में, सॉरी माफ़ कीजिए बाएं आलिंद में, है ना। पहले दाएं आलिंद में तो अशुद्ध आता है और शुद्ध रुधिर आता है बाएं आलिंद में। तो 2 बार इस तरह से आता है रुधिर हृदय के अंदर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। खुला व बंद परिसंचरण तंत्र की बात कीजिए तो खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है वो कीटों, छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कॉकरोच है, टिड्डे हैं, इन सब में होता है। उसमें क्या होता है कि रुधिर के लिए कोई भी वाहिनियाँ नहीं होती, हृदय से जो रुधिर पहुंचता है वो पूरा का पूरा उनके कोटर में फैला रहता है। मॉलस्क, कुछ मॉलस्क भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो रुधिर वाहिनियाँ नहीं होती हैं, है ना। लेकिन जिनमें रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती हैं, है ना, जैसे मनुष्य है, केंचुआ है, हमारे और स्तनी जानवर जो होते हैं, उन सब में क्या होता है? एक बंद परिसंचरण तंत्र होता है, यानी जो रक्त है वो किस में बहता है? नलियों में, धमनी और शिराओं में बहता है, तो उसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और इस तरह से आपको आंसर जब देना है, अंतर के लिए जब आंसर दिया जाता है तो हमेशा इस तरह से एक चार्ट बनाएंगे आप। एक तरफ जिनका अंतर बताना है, एक तरफ वो लिखेंगे जैसे खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र, इस तरह से आपको दोनों साइड लिखना है और एक एक चीज़ लिखनी है। जैसे इस तंत्र में हृदय द्वारा धमनियों में रक्त पंप किया जाता है जो गुहाओं या रुधिर कोटरों में खुलती है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा कि धमनियों है ना, शिराओं में विभाजित होता है। फिर रुधिर ऊतकों के मध्य निम्न दाब पर बहता है तथा धीरे धीरे खुले सिरों वाली शिराओं में प्रवेश करता है ना, खुले सिरे होते हैं उसके। जबकि इसमें क्या होता है? रुधिर एवं अंतराली तरह के मध्य पदार्थों का अभिगमन कोशिका भित्तियों द्वारा होता है। फिर रुधिर वाहिकाओं में बंद नहीं रहता, वाहिकाओं से बाहर आ जाता है, जबकि इसमें पूरी तरह वाहिकाओं में के अंदर रहता है। शरीर के विभिन्न अंग रुधिर के क्या है? सीधे संपर्क में आते हैं, क्योंकि उसमें कोई नलियाँ नहीं है तो डायरेक्ट उनका जो है रुधिर के संपर्क में वो आ जाते हैं, जबकि इसमें सीधे संपर्क में नहीं आते हैं। रुधिर प्रवाह की गति धीमी होती है, इसमें तेज़ होती है। फिर कॉकरोच, कीड़े, मॉलस्कन्स जो होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है, जबकि मनुष्य है, खरगोश है ना, केंचुआ है, इन सब के अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। रुधिर के कार्य लिखिए। तो जब हमने रुधिर की बात की थी तो बताया था कि रुधिर जो है वो आहार नाल में पचे हुए और अवशोषित किए पोषक पदार्थ को विभिन्न भागों में पहुंचाता है। शरीर के श्वसनांगों से ऑक्सीजन लेकर के शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाता है। कोशिकीय श्वसन में किया जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो श्वसनांगों में छोड़ी जाती है इसके द्वारा। अमोनिया, यूरिया, अम्ल आदि हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़ का स्थानांतरण करता है। फिर हानिकारक जीवाणुओं, विषाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करता है।
शरीर के सभी भागों का जो तापमान है उसका ये नियंत्रण करता है। चोट लगने पर क्लॉट बन जाता है जिससे कि ज़्यादा रुधिर जो है शरीर से बाहर नहीं निकले। फिर आवश्यक पदार्थ जो पहुंचा करके आहत भागों है ना में घावों को भरने का कार्य भी करता है। मृत और टूटी फूटी कोशिकाओं को यकृत के और प्लीहा में ले जा करके नष्ट करने का कार्य भी करता है। शरीर के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करना और अंतः वातावरण का नियंत्रण करना, ये सारे कार्य कौन करता है? रक्त करता है। इस तरह से आपको जो आंसरिंग करनी है पॉइंट वाइज करनी है ना। पॉइंट वाइज आंसरिंग आप करेंगे तो आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। मानव का रुधिर वर्ग बताइए। तो मानव में 4 रुधिर वर्ग होते हैं, ए बी और ओ होते हैं। तो आपको इस तरह से चार्ट बना करके और बताना पड़ेगा है ना कि कौन सा डोनर कौन किसको रुधिर दे सकता है, ये भी सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। भी एबीओ तंत्र होता है ना, और इसकी खोज जो है लैंडस्टीनर ने की थी। एंटीजन ए और एंटीजन बी लाल रक्ताणुओं की सतह पर पाए जाते हैं। प्लाज्मा में 2 प्रकार की एंटीबॉडी है ना और प्रतिरक्षी पाई जाती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। एंटीजन तथा एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं ये देखिए यहाँ पर। ए ब्लड ग्रुप है, रुधिर वर्ग ए, इसकी लाल रक्त कणिकाओं में एंटीजन ए होता है। बी में एंटीजन बी, ये ना आपके क्या है सरफेस पर एंटीजन्स बताए हुए हैं। इसमें ए और बी दोनों एंटीजन्स होते हैं और इस पर किसी प्रकार का कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ओ पर किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए ये क्लॉटिंग नहीं करता है औरों से, है ना। ये आपको पूरी बात इसमें बतानी पड़ेगी। फिर आरएच तंत्र को समझाइए। तो यहाँ पर आपको पूरा आरएच तंत्र के बारे में बताना पड़ेगा कि आरएच जो है वो रक्ताणु के सतह पर आरएच एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर आधारित है। आरएच एंटीजन जहाँ पर उपस्थित है वो आरएच पॉजिटिव कहलाएंगे, है ना। यानी जैसे ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, है ना। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, आरएच कारक उपस्थित है। और जिनमें नहीं है वो नेगेटिव कहलाएंगे। फिर ये 80% जो है मनुष्यों में पाया जाता है माफ़ कीजिए, ठीक है। रिसस बंदर में पाया गया था ये एंटीजन, तो इसलिए इसको आरएच कारक बोला जाता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव की बात मैंने आपको बता दी, तो इसके बारे में आपको इस तरह से पूरा लिखना पड़ेगा। फिर शिरा व धमनी में अंतर बताइए, ठीक है। तो जब हमने पढ़ी थी तो इसके साथ साथ आप अगर चित्र भी बना देंगे छोटा सा तो भी अच्छा रहेगा। जैसे शिराओं के लिए आप अगर इस तरह से शिरा के लिए चित्र बना करके इस तरह से कपाट बना देंगे ना तो वो पता चलेगा कि ये शिरा है ना। धमनी तो क्या है, धमनी की दीवार मोटी होती है, तो आप थोड़ी सी मोटी धमनी बनाइए ना, दीवार थोड़ी सी मोटी करके इस तरह से बना देंगे। शिरा की दीवार पतली होती है ना, तो ये शिरा इस तरह से बना देंगे। उसके अंदर कपाट होते हैं, है ना, और इसके अंदर कपाट नहीं होते हैं। धमनी का कार्य क्या होता है, रुधिर को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, है ना। ये मैं इधर इससे आपको पूरा दिख जाएगा ये चार्ट, है ना। उस तरह से आपको लिखना पड़ेगा कि शिरा की जो दीवारें हैं वो पतली होती हैं, धमनी की दीवारें मोटी होती हैं। धमनियाँ जो है पूरे शरीर में रक्त को, शुद्ध रक्त को लेकर के पूरे अंगों तक जाती हैं, जबकि शिराएं क्या करती हैं, शिराएं अशुद्ध रुधिर को लेकर के और आपके हृदय तक आती हैं। ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी एक एक करके, है ना। दोहरे रक्त परिसंचरण का महत्व बताइए। तो दोहरे परिसंचरण तंत्र जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हमारे 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं, तो सभी स्तनियों की धमनियों में जो प्रवाहित होने वाला रक्त शिराओं में प्रवाहित होने वाले रक्त से मिलता नहीं है, है ना। दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है, इसके 2 महत्वपूर्ण हैं। एक तो है शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर आपस में मिलते नहीं है, मिश्रित नहीं होते हैं। और इस व्यवस्था के द्वारा हृदय की जो सिस्टोल है यानी प्राकुंचन अवस्था और धमनियों द्वारा विभिन्न अंगों तक जो शुद्ध रक्त का वितरण और प्रसारण अवस्था में शरीर के विभिन्न अंगों से शिराओं द्वारा हृदय तक अशुद्ध रुधिर का पहुंचना आसान हो जाता है। ये द्विपरिसंचरण का महत्व होता है। फिर है आपका रुधिर व लसिका में अंतर लिखो। तो आपको ये बताया ही गया था कि रुधिर जो है वो रेड होता है, लसिका कैसी होती है, रंगहीन होता है लसिका, है ना, लसिका द्रव्य। फिर इसके अंदर आरबीसीज होती हैं, उसके अंदर आरबीसीज नहीं होती हैं। लसिका के अंदर जो है ये रुधिर के अंदर जो है आपको
ये क्या होता है, ऑक्सीजन की अधिकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है, जबकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है। क्यों अधिकता होती है? क्योंकि इसमें उत्सर्जी पदार्थ कम होते हैं, उसमें उत्सर्जी पदार्थ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें पोषक की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है। उपापचयी उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा इसमें कम होती है, उसमें पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। इसमें रक्त वाहिनियों में बहता है ना, और उसमें भी रक्त वाहिनियों में बहता है, लेकिन वो क्या करता है, हृदय तक लाता है, जो वो शिराओं की तरह कार्य करता है। लसिका जो होता है शिराओं की तरह कार्य करता है। इस तरह से अंतर हमेशा, मैंने आपको बताया पहले भी, चार्ट बना करके आप लिखेंगे। और आपका यहाँ पर ये वाला चैप्टर में आपके लघुतरात्मक तक आपके पूरे प्रश्न हो गए हैं। अब आगे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।